मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया। और इनको बड़ी गलत फहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को। मेरे प्यारे, याद रखो, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मलकापुर में एक बड़ी रैली से खिताब किया। जी हां, बड़े लोग थे वहां पे। उन्होंने एक बार फिर जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी पटना में, उसको लेकर के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी न जीते, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री न बने, और इसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां खुद को ताकतवर समझती हैं, वो गलत फहमी में हैं। वो ये गलत सोच रहे हैं कि सिर्फ वही नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं, हम भी नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने ताकत में चूर है तो ये ठीक नहीं है। अगर एक ताकतवर आदमी दूसरे ताकतवर को हरा रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एक ताकतवर आदमी अगर मजलूमों को, पसमानदा लोगों को, गरीबों को और उन लोगों को साथ लेता है कि जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, जिनके साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, दलितों के साथ ज्यादती हो रही, आदिवासियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो इनको चाहिए कि ये सब साथ लें और ये वादा करें कि वो लोकतंत्र के लिए, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के लिए लड़ रहे हैं, वो आर्टिकल 25, 26, 29 के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये तमाम चीजें वो करते हैं तो हम भी उनके साथ हैं, लेकिन सिर्फ बयान न दें। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में क्या कहा। हम भी यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। बिहार पटना में मीटिंग हुई, लोगों को बिठाया गया, बातचीत हुई। मैं इम्तियाज जलील साहब की बात से मुत्तफिक हूं, मगर ये लोग जो सिर्फ अपने आप को बड़ा समझते हैं और इनको बड़ी गलत फहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को। मेरे प्यारे, याद रखो मेरी इस बात को, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। ताकतवर लोग बैठकर एक ताकतवर को हराएंगे तो फिर कोई मजा नहीं है। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। तुमको उस परिवार को साथ लेना पड़ेगा जिसका बेटा, जिसका भाई 4-4 साल से जेल में सड़ रहा है। तुमको उसको अपने साथ लेना पड़ेगा जिसको मजहब के नाम पर दबाया और कुचला जाता है। अरे ताकतवर लोग बैठकर कुछ भी कर ले, जब तक तुम मजलूम को साथ नहीं लोगे, जिसका पेट खाली है, जिसके सर पर निशानात हैं जालिम के जुल्म के, जिसकी कहानियां हैं जुल्म की उनके घरों में, अगर तुम उनको साथ नहीं लोगे तो सिर्फ तुम्हारी बात रह जाएगी, अल्फाज खाली रहेंगे। आओ बताओ, अगर तुम जालिम से मुकाबला करना चाहते हो, बताओ अगर तुम इस मुल्क में वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को कायम करना चाहते हो,
अगर तुम वो संविधान जिसमें बाबा साहिब ने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया, अगर तुम कल्चर को मानते हो जो आर्टिकल 29 का है, अगर तुम वाकई में मुखलिस हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे बोलने से सब चीज हो जाएगी, तो नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ? तुमको देखकर ऐसा नजर आता है कि ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटिस्ट लोग बैठे हैं। वहां पर कमजोर मजलूम नजर नहीं आता। तुम्हारा नुकसान तो यह हुआ कि तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्रीशिप चले गई। तुम्हारा नुकसान यह हुआ कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं। और हमारी जबान से क्या निकलता? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अगर ये आपकी सोच होगी तो बराबर हम तैयार हैं। मगर अगर आप ये समझेंगे कि 16 चौधरियां बैठकर एक बड़े चौधरी से मुकाबला करेंगे तो नहीं होगा। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात का तो ऐलान कर दिया कि अगर अपोजिशन पार्टियां नेक नियति से काम करती हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे। वैसे असदुद्दीन ओवैसी को कुछ भी कहा जाए कि वो भाजपा की बी टीम है या जो भी कहा जाए, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ नहीं बल्कि सेकुलर पार्टियों के साथ, वो हमेशा जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं। जहां उनको लगता है कि हमारा सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देते हैं। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों असदुद्दीन ओवैसी को अलग रखा गया है, बदरुद्दीन अजमल को अलग रखा गया है। अब देखना यह है कि अभी जो शिमला में दूसरी मीटिंग होने जा रही, क्या उसमें इन छोटी छोटी पार्टियों को, खास तौर से क्या एमआईएम को वहां बुलाया जाएगा? क्या बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है एआईयूडीएफ, क्या उसको बुलाया जाएगा? या और जो पार्टियां हैं मुल्क में छोटी छोटी, क्या उनको बुलाया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।